आप सबको हृदय से हम यहाँ आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, मंत्री जी और आप सभी का। बिना देर किए अपने इस पैनल चर्चा को हम शुरुआत देते हैं। इस सेशन को हमारे साथ में IBS 24 के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ विश्वेश ठाकरे जी मौजूद हैं। आप भी मॉडरेट करेंगे। आप सभी जो इस मंच के ऊपर आसीन हैं, आप सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, वर्षों से काम करते हैं। अगर हम इनका परिचय कराने बैठ जाएं तो शायद वक्त थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हरदिल अजीज़ आप नेता हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करते हैं। डबल इंजन वाली सरकार और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दोनों को एक बड़े हिस्से को संभालने वाले जनप्रतिनिधि मंच पर आसीन हैं। बिना देर किए सबसे पहले केदार कश्यप जी को, विश्वेश सर, हम इस बधाई के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आपने गृह प्रवेश किया। अभी रिसेंट हेडलाइन जो हमको इनके बारे में याद आती है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में आप नई राजधानी के नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। और हम कहते हैं ना कि दिल्ली में पते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो M10 अब पता हो गया है सर का। तो शुभकामनाएं, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। केदार जी, बस एक छोटी सी बात से मैं शुरू करूंगा। आपने जो एक स्लोगन दिया, सरकार ने जो एक स्लोगन दिया, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, इसमें कुछ चीज़ें जब आप करते हैं तो आप लोगों के ऊपर ये होता है कि आप पार्टी लाइन के ऊपर ये होता है कि आप पार्टी लाइन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पार्टी लाइन से कहीं ज़्यादा पिछली सरकारों की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बात मानी गई। मैं चाहता हूँ इसी से शुरुआत करें। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 11 महीने हुए हैं और इन 11 महीनों के भीतर जितनी योजनाएं विष्णुदेव साय जी की सरकार में हुई और उसका इम्प्लीमेंट निचले स्तर पर किया गया। हमने जब चुनाव लड़ा तो हमारी पार्टी ने, और वहाँ जाकर के हम लोगों ने कहा था कि हम महतारी वंदन के तहत में हम अपनी माताओं बहनों को हम सम्मान निधि देंगे। हमने कहा था कि हम धान 3100 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, तेंदूपत्ता हम 5,500 रुपये हम देंगे। प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में बनने नहीं दिया, उसको हम बनाएंगे। आज मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि 11 महीने के इस अल्प काल में ही विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ऐसी तमाम घोषणाओं को आज जमीन पर लाकर के उन जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछले 70 वर्षों तक उन्होंने राज किया और उन्होंने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे, एजुकेशन देंगे, हम आवास देंगे, हम पानी देंगे, लेकिन दिया किसने? प्रधानमंत्री आवास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। पानी किसने दिया? जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जनता की फिक्र की तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की, माननीय विष्णुदेव साय जी ने की। इसलिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और हमने जो स्लोगन दिया है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और उसी आधार पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं केदार जी को थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। बहुत समृद्ध विरासत है इनकी। बस्तर में बलिराम कश्यप जी के उनकी विरासत को ये संभाल रहे हैं और लगातार बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं। हम थोड़ा सा बस्तर की बात करते हैं कि बलिराम जी का बस्तर और आप तक का पहुँचता बस्तर, क्या लगता है कि क्या स्पेसिफिक काम हुए हैं यहाँ बस्तर में? हम बस्तर के विकास की बात करते हैं तो बस्तर संभाग के विकास पर किस तरीके से काम इन 15 सालों में, चलिए पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके पिछले 15 सालों में क्या काम हुए हैं?
देखिए, उसके पहले बस्तर में लोग आने के लिए डरते थे। आज यदि हमारे बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों पर एजुकेशन के बड़े बड़े हब बने हुए हैं, एजुकेशन सिटी बनी हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। हेल्थ की दृष्टि से यदि हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई 2006 में। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। कॉलेजों की स्थापना आज लगभग 53 कॉलेज। मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब 2003-04 में मात्र 14-15 कॉलेज हुआ करते थे। आज हमारे नए जिलों का निर्माण सुकमा का, बीजापुर का, कोंडागांव का, नारायणपुर का और उसके साथ साथ जितने भी हमारी योजना है वहाँ नीचे तक पहुँच सके, ये हमारी सरकारी और भी बहुत सारी योजनाएं, मैं उन पे जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने उस अवसर को देखा है जब बस्तर में हमारे लोग आज से 20 साल पहले लकड़ी का गट्ठा लेकर के अपने न्याय के लिए जगदलपुर की ओर आते थे, अपने वन के अधिकार के लिए वो सड़क की लड़ाई लड़ते थे, अपने यहाँ पर उनको भोजन के लिए किस तरीके से तकलीफ उठानी पड़ती थी, किस तरीके से वो वनोपज को औने पौने दाम पे बेचा करते थे। आपने पार्टी को तब संभाला जब कांग्रेस पार्टी यहाँ रूलिंग थी, चुनाव जीता, बहुत असंभव सा चुनाव लग रहा था, उतना पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब आपके सामने लक्ष्य था एक सदस्यता अभियान का। सदस्यता अभियान से कहते हैं एक तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है अगर संगठन स्तर के ऊपर हम देखें, और बस्तर में कांग्रेस कहती रही है हमेशा कि उनका गढ़ रहा है और आपके लोगों में यहाँ काफ़ी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रही कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को लेकर। आपने अध्यक्ष के नाते क्या इन दो समस्याओं पर काबू पा लिया है? पुण्य जी, सबसे पहले तो यह है कि विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय अरुण साहू जी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और उनका नेतृत्व रहा है प्रदेश अध्यक्ष के नाते। और जहाँ तक संगठन के विस्तार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य अद्भुत होते हैं। हमारे संगठन में सारी गतिविधियां संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सदस्यता अभियान। ये हमारा महापर्व है, हम इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यूं ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बनी है। कार्यकर्ताओं का समर्पण और हमारी कार्य योजनाएं, हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपने कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। हमारी बूथ इकाई तक की मजबूत हमारी रचना होती है, लेकिन उसके लिए संगठनात्मक रूप से सदस्यता महत्वपूर्ण अंग है उसका। पिछली बार 31 लाख से कुछ ज़्यादा ऐसे सदस्य ऑनलाइन बने हुए थे। इस बार का लक्ष्य और उससे दुगना लक्ष्य, इस बार 60 लाख का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, बड़े विश्वास के साथ दिया है। और पिछले राष्ट्रीय पर्व जो हम मनाते हैं, संगठन का हमारा जो पर्व मनाते हैं हम सदस्यता का, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी अंग, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वहाँ से लेकर हमारे आदरणीय सभी सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगणों से लेकर हमारे प्रदेश की टीम, जिले, मंडल, मोर्चों तक का गठन है हमारा, प्रकोष्ठों तक का गठन है। विभिन्न वर्ग, समाज, आयु के लोगों के बीच काम करने के लिए हमारे संगठन की एक श्रृंखला बनी हुई है, रात दिन मेहनत करके। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम इस लक्ष्य को, जब हम अपना फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख, तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 60 लाख की प्राथमिक सदस्यता, ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक चैनलाइज कार्यक्रम, कार्य योजना के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के ईच एंड एवरी पर्सन, सभी लोग इस काम में लगकर और इसको पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और जहाँ तक संगठन में गतिविधियों का सवाल है, ये दायित्व है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, पहले आदरणीय अरुण साहू जी अध्यक्ष थे, उनके पहले कोई और होंगे रहे, और अब दायित्व तो मेरी ओर है, कल कोई और होंगे, लेकिन संगठनात्मक गतिविधियां व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले,
इस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी की ऐसा व्यवस्था है। किरण देव जी, क्या जादू कर दिया कि पूरे कांग्रेसी आपके यहाँ आ रहे हैं? आपने महापौर तक को भाजपा में ले लिया। नहीं, ये जादू का विषय नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमें गर्व होता है, हमारे देशवासियों को गर्व होता है कि सिर्फ देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमें गर्व होता है कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं। अब उनके डबल इंजन की सरकार की जब बात आपने एक आदरणीय मंत्री जी से पूछा था, तो उस पर मैं थोड़ा सा जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं कि उनकी जो कार्यक्रम है, उनकी जो कार्यप्रणाली, योजनाएं हैं जो उनके, हर तबके के लिए, हर समाज के लिए, सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय और धर्म को, कोई किसी एक विशेष जाति धर्मदाय को चिन्हांकित करके नहीं है, सभी को उनका लाभ मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है, सभी क्षेत्र में मिल रहा है, उन प्रदेशों में भी मिलता है जहां की हमारी सरकार नहीं होती है। तो ये विश्वास बनता है, एक ऐसा राजनीतिक दल जो सरकार में आने के बाद, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य में हो, चाहे हमारे नगरीय निकाय का हो, चाहे हमारे पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में हो, सरकार के द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का, जन उत्थान के कार्यक्रमों को हर वर्ग समाज तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए अब आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी ने एक विषय हुआ था कि आज़ादी के बाद से लंबे समय तक एक पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उस समय राजनीति के रूप में उतने कंपटीशन नहीं हुआ करते थे, इसलिए सब कुछ चलता चला गया, नारों में ही पूरा सिमट के चला गया पूरा देश। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, केदार जी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, इनके उसमें जिनकी विषय पर हम चर्चा करते रहे विधानसभा चुनाव के पहले जाकर, उस विषय को धरातल पर उतरते हुए, उस घोषणा को कह लें धरातल पर उतरते हुए इस छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है और देश की भी जनता ने देखा है। नीलकंठ टेकाम साहब हैं, केशकाल के विधायक हैं, लंबा तजुर्बा प्रशासनिक स्तर पर रखते हैं। सर, एक आज ही की आपकी नोकझोंक में कहूँगा, केशकाल घाट को लेकर के हुई है, पूर्व मंत्री साहब पहुँच गए, इंस्पेक्शन किया, और जो सरकार के ऊपर आप कांग्रेस के सरकारों पर आरोप लगाते थे वो कह गए, परसेंटेज तक बता गए कि 18% कमीशन है, देखिए कितना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। क्या जवाब है आपका इस मंच पर? ये बड़ा मुफीद मंच है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि केशकाल घाट ये हमारी बस्तर की लाइफलाइन है और मध्य भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक प्रमुख सड़क है। निश्चित तौर पर अभी इस साल केशकाल घाट की जो स्थिति है बहुत ख़राब हुई, लेकिन हम इसको पिछले सरकार का जो नकारापन है उसका परिणाम मानते हैं। आप रिकॉर्ड खोल करके देख लीजिए कि इस घाट में, जिसमें लोड सहने की क्षमता मैक्सिमम 10 से 11 टन की है, वहाँ पर आज 50 से 60 टन तक की गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है। 3000 गाड़ियाँ, ट्रकें रोज़ यहाँ पर बस्तर परिवहन की चल रही हैं। 200 ट्रकें जो है वो NMDC की चल रही हैं। 300 से ज़्यादा आमदई खदान के लोहे की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको लगातार ठीक रखा जाए। फाइनल प्लान क्या है? दो तरह के प्लान हमने सुने हैं, विश्वेश जी भी इस बात के साक्षी हैं। एक कहा जा रहा है कि एक शंका है, दूर कर दीजिए इस मंच पर। उन्होंने कहा कि अभी आपने जितना ब्लॉक लिया है, क्या उतने में काम पूर्ण हो जाएगा? एक नंबर। दूसरा, कई सारे लोग इसी घाट पर, हम भी गुजर के आए हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये अपर्याप्त होगा, अगर आप इसे बना भी देंगे तो भी जाम की समस्या से निजात नहीं मिलेगा, आपको बड़ी और लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक प्लानिंग हमने सुनी है, सच्चाई क्या है? एक इसमें मैं भी इसमें एक जोड़ लेता हूँ कि एक चीज़ और भी है कि हम लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर से रोड बनवाते हैं। ये एक और बात आती है कि लेता कॉन्ट्रैक्ट कोई बड़ा है, हालांकि मैं अरुण भैया से इस बारे में बात करूँगा क्योंकि अभी वो बड़ा कॉन्क्लेव किया है उन्होंने। तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को हम देते हैं, तो अपन जब टेंडर दे रहे हैं तो बड़ी कंपनी को दे रहे हैं, लेकिन वो फिर यहाँ पर पेटी कर दे रही है, तो वो क्वालिटी कहाँ से आ पाएगी? देखिए, अभी देश के बजट में हम सबको मालूम है कि धमतरी से लेकर के जगदलपुर तक के 4 लाइन का एक स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें केशकाल घाट के बाईपास भी शामिल है। वो जब बन जाएगा तो यहाँ का एक स्थायी निराकरण हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में उस घाट में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया
का एक आवंटन मिला हुआ है, वो तात्कालिक रूप से उसका रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन ये रिनोवेशन आज की तारीख में जो सड़क की जो कैपेसिटी है, उसमें जो चलने वाली गाड़ियों की जो लोड है, उसको ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखे होंगे जब आ रहे थे तो जो मोड़ है, जहाँ जहाँ पर कर्व है वहाँ पर सीसी रोड बनाया जा रहा है और बाकी के जगहों पर बीटी रोड बनेगा। तो निश्चित तौर पर दिसंबर के महीने में ये हमारा सड़क का रिनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा और आने वाले नए साल में एक बहुत अच्छे केशकाल घाट का सौगात जनता को मिल जाएगा। हम इस बात पे तो वाकई में बस्तर में इस बात पे बहुत ज़ोर से तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की कड़ी के रूप में सांसद महोदय हैं भोजराम जी। मैंने इनके साथ अभी जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने पूरी यात्रा की थी, एक दिन इनके साथ में था मैं। तो कैसा आपका ये पिछला जो कार्यकाल है, इसमें कुछ बात हुई छत्तीसगढ़ को लेके? जैसा आप कह रहे थे, जैसे आप गाँव में बोलते रहे कि मैं वहाँ जाकर पूरी बात करूँगा आप लोगों के लिए, तो कुछ कोई योजनाओं पर बात हुई आपकी वहाँ पर? निश्चित रूप से पिछले समय जब लोकसभा का सत्र था, उस समय चूँकि पहला सत्र था इसलिए मंत्रियों से, वरिष्ठ लोगों से मिलना हुआ है। अब इस बार 25 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर का जो शीतकालीन सत्र है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ यहाँ के सड़क के बारे में, रेलवे लाइन के बारे में और भी ग्रामीण क्षेत्र का कैसे विकास हो, उस बारे में पूरा खाका बनाया हुआ है, उस पर बात करेंगे। नक्सल को लेकर कोई बात हुई हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है आपके यहाँ पर, बड़ी संख्या में नक्सली मारे जाने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर कोई ऐसी ठोस बात हुई आपकी? आज हम देखें कि यदि बस्तर में जो नक्सली समस्या है वो ना रहा होता तो आज बस्तर दुनिया का स्वर्ग होता। और इसीलिए हमारी केंद्र की सरकार ने और हमारी राज्य की सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए इनको जड़ से मिटाने का जो फैसला लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारी सरकार जो भी समस्या है, विकास में जो बाधक है, ऐसे समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करेगी। आने वाला समय में हमारा छत्तीसगढ़ तेज़ी से विकास करेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश दुनिया में मान सम्मान बढ़ा रहा है। भारत देश का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। अभी कल परसों ही मैं न्यूज़ देख रहा था, नाइजीरिया में मोदी जी को जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मान सम्मान है, उस देश ने किया था। निश्चित रूप से दुनिया के लोग मोदी जी के ऊपर और भारत के ऊपर देख रहे हैं। अभी कोरोना जो काल था, महामारी का समय था, उस समय भी दुनिया के देश, बड़े बड़े जो विकसित देश हैं जी, वो उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे समय में मोदी जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया था। केदार जी, एक फाइनल एक सवाल, अगर हम बस्तर को देखें तो दो बातें यहाँ की समस्याएं, एक नक्सलवाद का जिक्र जैसा अभी भोजराज जी भी कह रहे थे, जिसको लेकर ऐसा लगता है अब जिस रफ्तार से काम हो रहा है कि डेडलाइन के ऊपर संभवतः हम अच्छी खबर अपने मुख से सुनाएंगे सारी दुनिया को और देश को। लेकिन दूसरी एक समस्या है, वो है धर्मांतरण, जिस पर पॉलिटिकली भी बहुत काम करने की आवश्यकता लगती है, सामाजिक स्तर पर भी बहुत काम करने की आवश्यकता लगती है। और दूसरा है कि डेवलपमेंट, आपके स्टेटमेंट्स हैं पुराने कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खनन करें, लेकिन कई बार आदिवासी कई गाँव में हम तस्वीरें दिखाते हैं उसके विरोध की। बैलेंस की बात वो आपसे कहते हैं, सरकार से कहते हैं, दोनों विषयों पर क्या कमेंट है आपको? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि धर्मांतरण यदि अवैध तरीके से हो रहा है, किसी को लालच दे करके, किसी को प्रलोभन दे करके यदि अवैध धर्मांतरण किया जाए, प्रदेश में कोई भी चीज़ अवैध नहीं होगी। और विष्णुदेव साई जी की सरकार है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अरुण साहु जी की सरकार है। प्रदेश में कोई भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर सरकार का कोई भी सहयोग नहीं होगा। और हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, परंपरा है, उसके संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। और हमारे आस्था के केंद्रों को कोई दूषित न करे, इसका भरपूर ध्यान रखा जाएगा।
और ये कोई सरकार का काम नहीं, सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने कहा कि खनन को लेकर के, तो निश्चित तौर पे आज यदि हमको विकास की आवश्यकता है तो चाहे वो कोयले का हो, चाहे आयरन का हो, वो क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत ही समृद्ध है, तो खनन तो उनको जो पुनर्स्थापन है, उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं, उनको उन सुविधाओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। इस पर कहीं पर कोई कटौती नहीं होगी। यदि वहाँ पर जंगल है तो जंगल लगाना पड़ेगा, और उनके आवास या फिर उनके कोई ऐसा ज़मीन या कोई ऐसी वस्तु जो उनसे जो प्रभावित होती है, उसके लिए विशेष तौर पे पैकेज रख करके उसके लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए, बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।